हेलो एवरीवन, मैं अंशुल गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं भाई क्रिस क्रॉस क्लासेस में। और बच्चों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपनी क्लास 12th की सोशियोलॉजी के बारे में। और भाई इसके अंदर जो हमारा चैप्टर होने वाला है, चैप्टर नंबर है 4, जिसका नाम है ग्रामीण समाज में विकास एवं परिवर्तन। पार्ट 2 है इसका बच्चों। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, उसका जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। चेकआउट करना बिल्कुल भी मत भूलना। सभी नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्विजेज वगैरह आपको पता ही है कि हमारी वीडियोस में हमेशा नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए होते हैं। फिर भी अगर आपको किसी और सब्जेक्ट का चाहिए तो ये देखिए हमारी वेबसाइट है chriscrossclasses.in, यहाँ पर जाकर विजिट करो। चाहे आपको डिटेल नोट्स चाहिए हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्विज चाहिए हो, अदर कंटेंट, चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या फिर लास्ट ईयर पेपर, सब कुछ आपको मिल जाएगा हमारी वेबसाइट पे। इसी के साथ साथ हमारी एप्लीकेशन भी लॉन्च हो गई है प्ले स्टोर पे, तो आप उसे भी जाकर डाउनलोड कर सकते हो। वहां पर आपको सैंपल पेपर्स भी मिल जाएंगे जो कि हमने हिंदी में स्पेशली ट्रांसलेट करके हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए बनाए हैं। तो फटाफट से देखते हैं भाई। इसी बीच एक चीज याद रखनी है भाई कि क्लास 11th और 12th के लिए सभी मेजर सब्जेक्ट्स, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश ग्रामर, होम साइंस, फिजिकल एजुकेशन, सोशियोलॉजी, इंग्लिश, सभी की क्लासेस चल रही है। तो रेगुलरली चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया है, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अभी तक पार्ट 1 में हमने ये सभी टॉपिक्स पढ़ लिए थे, और अब पार्ट 2 के अंदर जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कि स्वतंत्र भारत में भूमि सुधार कैसे हुए, आखिर हरित क्रांति क्या है, वो कैसे आई, उसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव क्या रहे। फिर हम समझेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण के आने की वजह से ग्रामीण समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, संविदा खेती क्या थी, और भारत में किसानों की आत्महत्या का मुख्य कारण क्या है। और इस तरीके से हमारा जो ये चैप्टर है ग्रामीण भारत में विकास, ठीक है, उसके बारे में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए भाई देखते हैं जरा। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि स्वतंत्र भारत में भूमि सुधार कौन कौन से किए गए, किस किस प्रकार के किए गए। तो देखो, हमारा भारत कब स्वतंत्र हुआ था, हम सबको पता है कि 1947 में स्वतंत्र हुआ। उससे पहले जमींदारी व्यवस्था हुआ करती थी, जिसके बारे में हमने बात की थी किसमें, इससे पिछली वाली वीडियो में। तो आखिर आजादी के बाद क्या हुआ, आजादी के बाद क्या क्या चीजें बदली। तो देखो, सबसे पहले तो वो जमींदारी प्रथा थी उसकी समाप्ति कर दी, यानी कि जो जमींदार वगैरह हुआ करते थे उनको हटा दिया गया। अब डायरेक्टली पहली बात तो किसानों को टैक्स देना नहीं होता था, वो टैक्स ही खत्म कर दिया। और अगर ऐसा था भी तो जो मिडल मैन थे, जमींदार थे, उन सबको हटा दिया कि भाई अब उनके थ्रू तो बिल्कुल भी टैक्स नहीं देना होगा। तो भूमि सुधारों के अंतर्गत जमींदारी व्यवस्था को समाप्त किया गया, जिससे किसानों के शोषण में कमी आई, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि जो जमींदार थे वही किसानों का शोषण किया करते थे, तो उस शोषण में कमी आई, ठीक है। और उसी के साथ साथ क्या हुआ भाई, कृषि की उत्पादकता भी बढ़ी, क्योंकि अब किसानों के पास पैसा रहने लगा तो वो कृषि पर स्पेंड करने लगे, और स्पेंडिंग की वजह से क्या हुआ कि उत्पादकता भी बढ़ी। सिंचाई के लिए बांधों का निर्माण किया गया। हमारे देश की जो सबसे बड़ी समस्या थी कि कृषि जो थी वो वर्षा पर निर्भर थी। अब वर्षा पर निर्भर होने की वजह से अगर बारिश अच्छी होती थी, कृषि अच्छी होती थी, बारिश नहीं होती थी तो कृषि भी नहीं हो पाती थी ठीक प्रकार से। तो इसी चीज को देखते हुए बांध वगैरह बनाए गए, ताकि ये जो वर्षा पर निर्भरता है ये खत्म हो सके, सिंचाई की व्यवस्था आ सके, और उस व्यवस्था के अंतर्गत बारिश हो चाहे ना हो, किसानों की कृषि जो है वो ठीक प्रकार से उनका जो कार्य है वो चल सके। तो भाई सिंचाई के लिए बांधों का निर्माण किया गया। वर्षा पर निर्भरता को कम करने के प्रयास किए गए, जैसा कि मैंने आपको बताया भाई, वर्षा पर निर्भर कृषि, वर्षा आई तो कृषि यानी तुम्हारी फसलें लहलहाएंगी, और अगर नहीं आई तो समस्याएं ही समस्याएं। तो इसी चीज को देखते हुए इस व्यवस्था को समाप्त किया गया। सिंचाई के साधन लाए गए, चाहे कुएं हो, चाहे ट्यूबवेल हो, या फिर बांध वगैरह बनाकर नहरों के द्वारा खेतों तक पानी पहुंचाना हो। सभी तरीकों से सिंचाई व्यवस्था को मजबूत बनाने की कोशिश की गई, ताकि जो किसानों की वर्षा पर निर्भरता है वो कम हो सके। इसके बाद क्या किया गया, इसके अलावा देखो उत्पादकता बढ़ाने के प्रयास किए गए। देखो उत्पादकता क्या होती है, उत्पादकता का मतलब होता है, जस्ट इमेजिन करो कि ये एक जमीन का टुकड़ा है, ठीक है, और ये जो जमीन का टुकड़ा है इसके ऊपर एक विकसित देश में या एक ऐसा किसान जिसके पास भरपूर पैसा है, भरपूर साधन है, अच्छे बीज है, वो इस जमीन के टुकड़े पर 1 टन गेहूं उगाता है। कितना उगाता है, 1 टन गेहूं। और वही सेम जमीन का टुकड़ा किसी और किसान पे है, पर वो इतना गेहूं नहीं उगा पा रहा है, ठीक है। मान लीजिए वो 1 टन गेहूं नहीं उगा पा रहा, वो आधा टन गेहूं उगाता है, तो कोई ना कोई रीजन तो होगा ना, यानी कि ये जमीन इतनी केपेबल है कि 1 टन गेहूं उगा सके, पर अच्छे बीज ना होने की वजह से, सिंचाई व्यवस्था ना होने की वजह से, अच्छे उर्वरक ना होने की वजह से वो उतना गेहूं नहीं उगा पा रहा है। तो इसी वजह से
ताकि देश के अंदर कृषि की उत्पादकता बढ़े, जितना गेहूं उगाया जा सकता है या जितनी फसलें उगाई जा सकती हैं वो उगाई जाएं। इसीलिए क्या किया गया बच्चों, उत्पादकता को बढ़ाने के प्रयास किए गए। कैसे किए गए, तो मैंने आपको बताया कि भाई बीज की वजह से, उर्वरकों की वजह से ऐसा होता है। तो यही किया गया कि भाई अच्छी किस्म के बीज, अच्छी किस्म के उर्वरक वगैरह उपलब्ध कराए गए ताकि किसानों की पैदावार में क्या हो सके, वृद्धि हो सके। उसी के साथ साथ क्या किया गया भाई, खंडित जोतों को समाप्त किया गया। खंडित जोतों का मतलब क्या होता है, देखो जो उस दौर के किसान थे उन सबके छोटे छोटे खेत हुआ करते थे। जैसे मान लो भाई कोई ए नाम का किसान है, उसका ये छोटा सा खेत है, बी नाम का है उसका ये खेत है। कभी कभी ऐसा होता था कि भाई ए है और ए के पास दो खेत है, ठीक है भाई, एक तो यहां पर है और दूसरा उससे काफी दूर यहां पर छोटा सा खेत है। तो इसकी वजह से ए को समस्या होती थी कि भाई मैं क्या करूं, अब मैं आधी कृषि इधर करूं आधी इधर करूं। तो इसे खत्म करने के लिए क्या किया गया कि भाई सरकार ने ये जमीन उससे ले ली, उसने बोला ये जमीन हमारी हो गई और उसके खेत के पास ही उसको इतनी जमीन और दे दी। तो इससे उसका ये पूरा बड़ा खेत हो गया जहां पर वो अब आराम से क्या कर सकता था, कृषि कर सकता था। और इस तरीके से खंडित जोतों को क्या किया गया, समाप्त किया गया। खंडित जोतों का मतलब कि जो टुकड़ों में बटे हुए खेत थे उनको समाप्त किया गया। तो ये सब मेन सुधार किए गए। अब जब ये सब सुधार हुए, ठीक है भाई, तो सुधार होने के बाद धीरे 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 देश के अंदर क्या हुआ भाई, पैदावार बढ़ी, किसानों की स्थिति पहले से बेहतर हुई। फिर भी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं हुई थी, अभी भी हमारे भारत के सामने समस्या थी कि भाई हम उतना अनाज नहीं उगा पा रहे थे जितनी हमें जरूरत है। ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना में हमने किस पर ध्यान दिया था बच्चों, कृषि पर। याद होगा आप सबको, आपने पढ़ा होगा कि 1951 से लेकर 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना चली और इस योजना के अंदर कृषि पर ध्यान दिया गया। अब कृषि पर ध्यान देने की वजह से क्या हुआ, उद्योग कमजोर हो गए और जब उद्योग कमजोर हुए तो जो दूसरी पंचवर्षीय योजना आई 1956 से लेकर 1961 तक, तो इस योजना के अंदर किस पर ध्यान दिया गया था, उद्योगों पर। और उद्योगों पर ध्यान दिया गया तो भाई अब इस बार तो कृषि की हालत बिल्कुल ही खराब हो गई और कृषि की हालत खराब हुई तो देश के अंदर यानी कि जो अनाज था उसकी कमी होने लगी। और इसी वजह से सरकार ने क्या किया, कुछ कदम उठाए ताकि क्या किया जा सके, देश के अंदर इस अनाज की पैदावार को बढ़ाया जा सके। और ये अनाज की पैदावार बढ़ेगी तो भाई हम आत्मनिर्भर बनेंगे, ठीक है, जिससे एटलीस्ट हम इतना अनाज तो उगाए ना कि हमारी जरूरतों, यानी जो हमारे देश के नागरिक हैं उनकी जरूरतें पूरी हो सके। तो इसीलिए सरकार ने कुछ कार्य किए। देखते हैं जरा क्या क्या कार्य किए कृषि की पैदावार को बढ़ाने के लिए। सबसे पहला देखो, दूसरी पंचवर्षीय योजना, ये जो मैंने आपको ये बताई, उसमें उद्योगों पर ज्यादा ध्यान देने की वजह से कृषि को बहुत भारी नुकसान हुआ, ठीक है, और देश में खाद्यान्न की कमी होने लगी। 1962 में हमारा चीन से युद्ध भी हुआ था, सभी को पता होगा, पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा होगा। और भारतीय कृषि को इससे भी भारी नुकसान हुआ क्योंकि सरकार ने कृषि पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया युद्ध की वजह से। उसी के साथ साथ क्या हुआ, अब देश के अंदर खाद्यान्न कम होने लगे। खाद्यान्न का मतलब जो अन्न होता है, गेहूं हो गए, चावल हो गए, इन सब की कमी होने लगी। और क्योंकि इन सब की कमी होने लगी तो भारत को अमेरिका से खाद्यान्न का आयात करना पड़ा और इस वजह से अमेरिका क्या करने लगा, भारत पर दबाव बनाने लगा, ठीक है। अब इन सब को देखते हुए भारतीय नेताओं ने देश में खाद्यान्न की पैदावार को बढ़ाने के लिए क्या किया भाई, निश्चय लिया। यानी कि उन्होंने ये डिसाइड किया कि भाई अब कुछ भी हो हम खाद्यान्न की पैदावार को बढ़ाने के लिए कार्य करेंगे। और यहीं से ही शुरुआत हुई किसकी, हरित क्रांति की। अब देखो इसमें था क्या, हरित क्रांति है क्या, हरित क्रांति उस दौर को कहा गया जब भारत में खाद्यान्न उत्पादन में एकदम से बहुत तेजी से वृद्धि हुई। और ये दौर कब का था, 1964 से 67 का। तो आपसे कोई पूछेगा बच्चों हरित क्रांति क्या है, तो आप उसे बोलोगे भाई स्थिति खराब थी, देश के अंदर अनाज नहीं था, खाद्यान्न की कमी थी, सरकार ने कदम उठाए और देश में बहुत तेजी से खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा 64 से 67 के दौर में। और इसी को ही क्या कहा जाता है, इसी को ही हरित क्रांति कहते हैं। ये क्लियर हो गया। अब देखते हैं इसमें उन्होंने किया क्या क्या था, ऐसा क्या किया जिसकी वजह से एकदम से कृषि में स्थिति सुधर गई, खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि हुई और व्यवस्था पहले से बेहतर हो गई। तो पहला काम उन्होंने किया कि अच्छी किस्म के बीज उपलब्ध कराए, अच्छी गुणवत्ता के, अच्छी क्वालिटी के बीज उपलब्ध कराए। अच्छी क्वालिटी के बीज होंगे इसका मतलब अच्छी पैदावार होगी, ज्यादा फसल होगी, ज्यादा फायदा होगा। भूमि अनुसार उत्पादन किया, यानी जिस जमीन पर जिस तरीके की फसल क्या थी, उपयोगी थी। अब भाई भूमि के अंदर क्या होता है, अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, उन पोषक तत्वों के अनुसार जो फसल उसमें ज्यादा अच्छे से हो सकती थी वही उगाने की सलाह दी गई ताकि ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाया जा सके।
आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई। अब जो सरकार थी उसने किसानों को अधिक मदद उपलब्ध कराई, ताकि क्या हो सके भाई, देश के अंदर जो ऐसे किसान हैं जिनके पास जमीन तो है पर वो क्या नहीं कर पा रहे, अच्छे साधनों का प्रयोग नहीं कर पा रहे, तो उन्हें अधिक मदद उपलब्ध कराई। ठीक है, इसके अलावा क्या किया भाई, खाद्यान्न उत्पादन में एकदम से इसकी वजह से क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो ये मेन काम किए थे। ठीक है, ये सब कार्य किए जिसकी वजह से क्या हुआ, तो देखो जो इसके पॉजिटिव इफेक्ट थे, अब कुछ ना कुछ तो फायदा हुआ होगा ना, तो आप इसे उसके सकारात्मक परिणाम में लिख सकते हो, सकारात्मक प्रभाव समझ सकते हो। तो भाई देश में अनाज की कमी, सरकार ने 3 काम किए, उन 3 कामों से क्या फायदा हुआ, वो फायदे ये हैं। तो पहला फायदा ये हुआ कि भाई खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हो गई। भाई जो हमारे को अनाज चाहिए था, चाहे वो गेहूं हो, चावल हो, इन सब के उत्पादन में बहुत तेजी से वृद्धि हुई। ठीक है, और इस तरीके से देश की जो खाद्यान्न की समस्या थी वो खत्म हो गई। दूसरा, खाद्यान्न उत्पादन में हम आत्मनिर्भर बने। आत्मनिर्भर बनने का मतलब कि वो भारत जो कि पहले बाहर से यानी कि अमेरिका से खाद्यान्न को मंगाने के लिए क्या था, मजबूर था, वो इतना केपेबल हो गया कि अब वो अपना खाद्यान्न का उत्पादन स्वयं करने लगा। उसी के साथ साथ नई तकनीक आई। अब उस दौर के अंदर इतनी तेजी से किसानों ने विकास किया, नई नई टेक्नोलॉजी आई कृषि के अंदर, जिससे आगे जाकर भी कृषि को क्या हुआ, फायदा हुआ। उसी के साथ साथ अगर हम देखें तो मध्यम कृषक वर्ग का उदय हुआ। देखो आजादी से पहले या तो अमीर किसान थे या गरीब किसान थे। अब जो अमीर किसान थे उनकी स्थिति तो अच्छी थी, जो गरीब किसान थे उनकी स्थिति खराब थी। पर हरित क्रांति में मदद मिलने की वजह से क्या हुआ, जो गरीब किसान थे उनको धीरे धीरे आर्थिक लाभ हुए और वो मिडल जो मध्यम वर्ग होता है उसके अंदर आकर शामिल हो गए। तो इस तरीके से एक मध्यम वर्ग बना। ठीक है भाई, जो ना तो बिल्कुल गरीब था ना बिल्कुल अमीर था, इसी को हरित क्रांति का सबसे ज्यादा फायदा हुआ। और कृषि में व्यापारीकरण हुआ। इससे पहले कृषक क्या थे भाई, अपनी जरूरत के लिए उत्पादन किया करते थे, पर हरित क्रांति के आने के बाद उन्होंने ऐसी फसलों का उत्पादन शुरू किया जिसे वो बाजार में बेच भी सकते थे। तो इस तरीके से कृषि में व्यापारीकरण की शुरुआत हुई। इसके अलावा अगर हम देखें तो इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी रहे। भाई देखो, जिस भी चीज का फायदा होता है उस चीज का नुकसान भी होता है। तो उसका नुकसान क्या हुआ, देखो नुकसान क्या क्या हुआ कि केवल कुछ किस्म की फसलों जैसे कि चावल, गेहूं आदि के उत्पादन में वृद्धि हुई। अब देखो हरित क्रांति आई तो सही, पर उससे सभी को फायदा नहीं हुआ, यानी सारी फसलें नहीं बढ़ गई, सिर्फ गेहूं और चावल का उत्पादन बढ़ा, बाकी फसलों की स्थिति वैसी रही, चाहे वो दाल हो, तिलहन हो, जूट हो, सबकी स्थिति वैसी रही। सिर्फ और सिर्फ किस में वृद्धि हुई बच्चों, चावल और गेहूं की फसलों में। ठीक है, हरित क्रांति का प्रभाव कुछ क्षेत्रों जैसे कि उत्तर प्रदेश, पंजाब आदि तक सीमित रहा, यानी उत्तर प्रदेश और पंजाब वगैरह में तो इसका अच्छा खासा फायदा हुआ, पर इसकी वजह से क्या हुआ, बाकी के जो क्षेत्र थे वहां पर इतना ज्यादा फायदा नहीं हुआ। अमीर और गरीब किसानों के बीच का अंतर बढ़ा, अमीर किसान और ज्यादा अमीर हो गए, गरीब किसानों की स्थिति वैसी ही बनी रही। और इसके अलावा हरित क्रांति का फायदा संपूर्ण भारत को नहीं हुआ। जैसा कि मैंने आपको अभी पहले बताया कि भाई फायदा किसको हुआ, समझने की कोशिश करो। उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, इन क्षेत्रों में फायदा हुआ, पूरे भारत को इसका खासा फायदा नहीं हुआ। इसके बाद अगर हम देखें तो यहां तक हमें हरित क्रांति समझ आ गई कि भाई हरित क्रांति का दौर ऐसा रहा। अब उसके बाद देखो, जब हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में, 1947 में, तब से लेकर 1991 तक जो हमारी आर्थिक स्थिति थी, आर्थिक नीति थी, वो समान थी। पर 1991 में हमने नई आर्थिक नीति को अपनाया। किसको अपनाया बच्चों, नई आर्थिक नीति को। अब उस आर्थिक नीति में क्या था, तो देखो नरसिम्हा राव की सरकार 1991 में कांग्रेस की सरकार थी। किसकी सरकार थी, कांग्रेस की। और प्रधानमंत्री कौन थे, नरसिम्हा राव थे। कौन थे, नरसिम्हा राव। और उस दौर में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि वित्त मंत्री कौन थे भाई उस दौर के अंदर, मनमोहन सिंह जी, जो आगे जाकर प्रधानमंत्री भी बने। अब इसे समझना गौर से, उन दोनों की सरकार थी। तो उन्होंने क्या किया भाई, 1991 में नई आर्थिक नीति को अपनाया। नई आर्थिक नीति, इस दौर में क्या था, भारत के वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, जो आगे जाकर देश के प्रधानमंत्री भी बने। इस आर्थिक नीति को एलपीजी कहा गया। क्या कहा बच्चों, इसे एलपीजी कहा गया। एलपीजी का मतलब उदारीकरण यानी कि लिबरलाइजेशन, एल से लिबरलाइजेशन, निजीकरण यानी कि पी से प्राइवेटाइजेशन, और वैश्वीकरण यानी कि जी से ग्लोबलाइजेशन। इस तरीके से लिबरलाइजेशन का एल, प्राइवेटाइजेशन का पी और ग्लोबलाइजेशन का जी मिलकर बना एलपीजी। और इस तरीके से क्या हुआ बच्चों,
नई आर्थिक नीति आई। नई आर्थिक नीति में था क्या? देखो, जब हमारा देश आजाद हुआ तो तब हमारे देश के अंदर इतना विकास नहीं हुआ था, तो हमारे यहाँ पर जो नीति अपनाई गई थी उसका मूल उद्देश्य था कि देश के जो उद्योग हैं वो विकास कर सके। ठीक है, सरकारी सेक्टर को ज्यादा महत्व दिया गया। ठीक है, और बाहर से आयात निर्यात को थोड़ा सा क्या किया गया, प्रतिबंधित रखा गया। इन सभी चीजों को सुधारने के लिए, ताकि अब तो देश स्टेबल हो गया था, 47 से लेकर 91 तक इतना लंबा दौर जा चुका था, तो देश को स्टेबल होने के लिए, यानी वो स्थिति आ गई थी, अब हमें क्या करना था, विकास करना था। तो इसी चीज को देखते हुए नई आर्थिक नीति आई। इस नई आर्थिक नीति में क्या था? इस नई आर्थिक नीति के अंतर्गत देखो 3 चीजें, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण थी। अब इसे एक एक करके समझना। सबसे पहले समझो उदारीकरण। उदारीकरण का मतलब क्या है? लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है? उदारीकरण यानी लिबरलाइजेशन का मतलब है कि देखो, जैसे पहले 1991 से पहले हमारे देश में क्या होता था कि मान लो आपको कोई कंपनी खोलनी है, अब उस कंपनी को खोलने के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, फिर सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी, फिर बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन का काम। ठीक है, उसके बाद सारी चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स थी, यानी बिजनेस खोलने पे बहुत ज्यादा पाबंदियां थी। ठीक है, उन सभी पाबंदियों को हटा दिया। ठीक है, ताकि बिजनेस खोलना आसान हो सके। ठीक है, तो जितनी भी पाबंदियां थी उनको हटाना ही क्या था, उदारीकरण था। तो देखो, उदारीकरण के द्वारा सरकार ने व्यापार करने की नीतियों को सरल बनाया। ठीक है, यानी कि व्यापार करना क्या हो सके, आसान हो सके, जिससे देश के अंदर व्यापार बढ़े और विकास की गति में तेजी आए। तो आपसे कोई पूछेगा उदारीकरण क्या होता है, तो आप उसे कहेंगे भाई व्यापार करने की नीतियों को सरल बनाना क्या कहलाता है बच्चों, उदारीकरण कहलाता है। पहली चीज समझ आ गई। दूसरा है निजीकरण। निजीकरण का मतलब क्या होता है भाई? निजीकरण का अर्थ है सरकारी कंपनियों को धीरे धीरे निजी हाथों में सौंपना, ताकि उनकी उत्पादकता और कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सके। अब देखो, आप सभी को पता होगा कि 2 तरीके की कंपनियां होती हैं। कितने तरीके की बच्चों? 2 तरीके की कंपनियां होती हैं। पहली कौन सी होती है? पहली अगर हम देखें तो गवर्नमेंट कंपनी है, और दूसरी कौन सी होती है भाई? दूसरी अगर हम देखें तो प्राइवेट कंपनी है। तो गवर्नमेंट और प्राइवेट 2 प्रकार की कंपनियां होती हैं। अब इसमें से जब हमारा देश आजाद हुआ था तो ज्यादातर सरकारी कंपनियां थी, यानी ज्यादातर चीजों को सरकार ने अपने अधीन रखा था। ठीक है, पर धीरे धीरे जब हमारा देश आजाद हो गया, 1991 आया, तो सरकार को समझ आया कि भाई सरकारी क्षेत्र इतने ठीक प्रकार से काम नहीं कर रहा है, उसमें भ्रष्टाचार की समस्या है, कम उत्पादकता की समस्या है। तो इन सभी वजहों से उन्हें उसे चेंज किया, और किसकी तरफ गए भाई? प्राइवेटाइजेशन की तरफ। यानी अब बहुत सारे उद्योगों को क्या किया गया? प्राइवेटाइज कर दिया गया, निजी हाथों में दे दिया गया, ताकि उनकी उत्पादकता बढ़ सके। ठीक है, तीसरा था वैश्वीकरण। वैश्वीकरण के द्वारा सरकार ने क्या किया? भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ा। वैश्वीकरण के बारे में कोई भी पूछे आपसे तो आप उसे कहेंगे एक देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि भाई बाहर से कोई कंपनी चाहे तो वो भारत में आकर व्यापार कर सकती है, और भारत की कोई कंपनी चाहे तो वो बाहर जाकर व्यापार कर सकती है। तो इस तरीके से बाहर से बहुत सारी कंपनियां भारत में आई, और भारत में आने की वजह से भारत का क्या हुआ? विकास हुआ। तो ये 3 काम मेनली इस नई आर्थिक नीति के अंतर्गत किए गए। ठीक है भाई, अब यहां पर अगर हम देखें तो इसकी वजह से संविदा खेती का क्या हुआ भाई? उसके अंदर वृद्धि हुई। संविदा खेती क्या होती है? देखो, वैश्वीकरण और उदारीकरण के कारण संविदा कृषि का प्रभाव बढ़ा। संविदा कृषि का एक प्रकार है जिसके अंतर्गत बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किसानों से पहले एग्रीमेंट करवा लिया जाता है। यानी मान लीजिए आप किसान हो, ठीक है, मान लीजिए, या फिर मैं किसान हूं और कोई कंपनी मेरे पास आती है, तो वो मेरे से बोलेगी कि भाई अभी तो तुम्हारी फसल हुई नहीं है, तो वो मेरे से पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कर लेगी कि भाई इस पर जितनी भी फसल होगी ना वो तुम मेरे को दोगे। ठीक है, और उसके बदले हम तुम्हें इतने पैसे देंगे। बात खत्म हो जाती है, यानी एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि तुम हमारे लिए फसल उगाओगे, उसके बदले हम तुम्हें क्या करेंगे? पैसा देंगे। ठीक है, इसके फायदे क्या होते हैं? इसके फायदे ये होते हैं कि किसानों को आर्थिक सहायता मिलती है। देखो, अभी फसल हुई भी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, और कॉन्ट्रैक्ट हो जाने की वजह से उनको कुछ एडवांस भी मिल जाता है, तो किसानों को उधार नहीं लेना पड़ता। दूसरा होता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों से आवश्यक जानकारी और मार्गदर्शन मिल जाता है, यानी कि एक तरीके से सपोर्ट मिल जाता है। ठीक है भाई, उसी के साथ साथ अच्छी गुणवत्ता के बीज उपलब्ध होने के कारण पैदावार बढ़ती है। यानी कि अब जब बहुराष्ट्रीय कंपनी है तो वो अच्छी क्वालिटी की चीजें उपलब्ध कराती है, सलाह उपलब्ध कराती है, जिससे क्या होता है भाई? व्यापार में और कृषि में भी वृद्धि होती है। उसी के साथ साथ फसल की कीमत पहले से ही निर्धारित हो जाती है, जिससे बाजार में होने वाली कीमत वृद्धि या कमी का प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कि जो कंपनी थी
उसने पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि भाई इस जमीन पर जितना भी उत्पादन होगा उसे हम मान लो 5 रुपए किलो के हिसाब से खरीदेंगे। अब बाजार में कीमत कम हो या ज्यादा हो, दोनों ही स्थिति के अंदर क्या होगा, किसान को नुकसान नहीं होगा। तो इसके ये फायदे हुआ करते थे, ठीक है। इसके नुकसान क्या थे भाई, कि भाई जो किसान थे वो इन बड़ी बड़ी कंपनियों पर निर्भर हो जाते थे। मान लो उनसे 5 रुपए किलो बोला, आगे कीमत 10 रुपए किलो हो गई तो बेचारे किसान को नुकसान हो गया। उसी के साथ साथ क्या होता था कि ज्यादा कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता था, जिस वजह से पर्यावरण को नुकसान पहुंचता था। भाई कंपनी को तो चाहिए ज्यादा से ज्यादा फसल, उन्हें लेना देना ही नहीं है कुछ, तो इस वजह से किसे नुकसान पहुंचता था, पर्यावरण को। उसी के साथ साथ सरकार द्वारा कृषि रियायतों में कमी की जाती है, जिस वजह से किसानों को नुकसान हुआ। यानी पहले सरकार थी जो उन्हें आर्थिक मदद दे रही थी, पर इस स्थिति में उन्हें सरकार भी आर्थिक मदद नहीं देती है, तो किसानों को नुकसान होता है। उसी के साथ साथ क्या हुआ भाई, कृषकों के मुद्दे राजनीति में जगह नहीं बना पाते, यानी अब कृषकों का इतना ज्यादा राजनीति पर प्रभाव नहीं रह जाता। तो ये सब इसके क्या हुए, नुकसान हुए। तो यहां तक सभी टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। मैं एक बार बाद में रिवीजन जरूर कराऊंगा कि क्या क्या डिस्कस किया। अब हम ये देखते हैं कि आखिर इतना सब कुछ होने के बाद भी ग्रामीण क्षेत्र में जो किसान है वो इतने बड़े स्तर पर आत्महत्या करता क्यों है। आप सभी ने सुना होगा कि भाई किसानों के द्वारा आत्महत्या की जाती है, तो उसका मुख्य कारण क्या है, आखिर क्यों आत्महत्या की जाती है। तो पहला देखो जो रीजन है वो है कृषि रियायतों में कमी होना। किसानों को जितनी मदद चाहिए उतनी मदद उन्हें नहीं मिल पाती है, ठीक है, और उतनी मदद ना मिलने की वजह से उन्हें उधार लेना पड़ता है। उधार के अंदर वो बोझ तले दबते जाते हैं, अंत में जाकर हिम्मत हार के कहीं ना कहीं वो किसका रास्ता अपनाते हैं भाई, आत्महत्या करने का। उसी के साथ साथ हम देखें तो सीमांत किसानों के पास पर्याप्त भूमि नहीं है, यानी उनके पास इनफ जमीन नहीं है, जितनी जमीन है उसके ऊपर उत्पादन करके उन्हें उतना लाभ नहीं होता, तो इस वजह से समस्या होती है भाई। इसी के साथ साथ अत्यधिक कर्ज की समस्या, मैंने आपको बताया रियायत मिल नहीं रही है, फसल करनी ही है, कर्ज लेना पड़ेगा, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है और अल्टीमेटली वो कर्ज के तले दबते चले जाते हैं। फसलों की सही कीमत नहीं मिल पाती है भाई। अब फसलों की सही कीमत ना मिलने का मतलब क्या है भाई, जैसे वो मान लीजिए मंडी में जाते हैं, बाजार में जाते हैं अपनी फसलें बेचने, तो जितनी उन्होंने लागत लगाई होती है उतना भी पैसा उन्हें नहीं मिल पाता और अल्टीमेटली वो अपना कर्ज नहीं चुका पाते, इंटरेस्ट चुकाना तो बात की बात है, और वो बोझ तले दबते जाते हैं। प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी फसलों को नुकसान हो जाता है। अब कभी कभी तो ऐसा होता है कि मान लीजिए बाढ़ आ गई, कभी तूफान आ गया, भाई फसलें नष्ट हो गई, अब बेचारा किसान क्या करेगा, तो उसकी पूरी मेहनत बर्बाद हो गई, कर्ज उसके सर पर है ही, तो अल्टीमेटली उसके पास एक ही रास्ता बचता है और वो सुसाइड करने का। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि कितनी समस्या है। ये हमारे मेन टॉपिक्स जो थे वो इस चैप्टर के खत्म हो जाते हैं। आई होप कि सब कुछ क्लियर हो गया होगा। 2 पार्ट्स के अंदर वीडियो है। कितने पार्ट्स हैं भाई इसके, 2 पार्ट्स हैं, दोनों को बिल्कुल अच्छे से देखना। नोट्स हमेशा की तरह भाई डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उनके लिए चिंता मत करना। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टेलीग्राम नहीं चलाते तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया